हाँ भाई, राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य किसको अपॉइंट करता है? ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को करता है, फिर प्रधानमंत्री की सलाह लेके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और भी जितने हैं उनको करता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो मेन जज होते हैं उनको नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है राष्ट्रपति। कैग को करता है, कैग को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को करता है। राज्यपाल को भी नियुक्त करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी यही करता है राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयोग किसमें है? आर्टिकल 324 में है, ठीक है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, ये आर्टिकल 263 में है, इसको भी गठित करता है राष्ट्रपति, ठीक है। यूपीएससी के अध्यक्ष है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और क्या वित्त आयोग के सदस्यों को, फाइनेंस कमीशन किसमें है? वित्त 117 आर्टिकल 117 में वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, ठीक है। इसके सदस्यों को राष्ट्रपति चुनता है। और क्या है फिर? भाषा आयोग के सदस्यों को चुनता है। बैकवर्ड क्लास कमीशन को, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों को चुनता है। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों को, माइनॉरिटी कमीशन के सदस्यों को चुनता है। राजदूत को, एम्बेसडर, इन लोगों को सब राष्ट्रपति ही इन लोगों को चुनता है, अपॉइंट करता है। अब राष्ट्रपति की लेजिस्लेचर पावर, विधायी शक्तियाँ क्या क्या है? राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का अभिन्न अंग होता है। उसकी विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर, ये है क्या भाई? सेशन को स्टार्ट करने और ख़त्म करने और लोकसभा को भंग करने का, डिसोल्यूशन करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, ठीक है। और दोनों सदनों में स्पीच देने की शक्ति, है ना, अभिभाषण करने की शक्ति इसी के पास होती है, राष्ट्रपति के पास। लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद, मतलब जो पहला जो सेशन होता है उसके स्टार्ट में, और हर वर्ष के पहले सेशन के स्टार्ट में संसद में ये राष्ट्रपति स्पीच देता है, ठीक है। संसद जो बिल पास करके देती है उस पर राष्ट्रपति का साइन होता है। उस राष्ट्रपति का अप्रूवल मिलने के बाद ये कानून बनता है, एक्ट बनता है, ठीक है। तो क्या है, विधेयक पेश करने के लिए, ये वाले विधेयक पेश करने के लिए, कोई भी बिल पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति, पहले से सहमति लेनी आवश्यक है। कौन कौन से ऐसे विधेयक? नए राज्यों का निर्माण करना है जब तब, और वर्तमान राज्यों की सीमाओं का और नामों का चेंज करना है, नाम चेंज करना है, सीमा बढ़ाना है ना, तो उसमें राष्ट्रपति से पहले पूछना पड़ेगा। मनी बिल लाने के लिए, मनी बिल मतलब धन विधेयक, आर्टिकल 110 के लिए पूछना पड़ेगा। कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकालने के लिए, जो बिल आता है वो आर्टिकल 117(3), इसके लिए भी राष्ट्रपति से पहले पूछना पड़ता है। राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगाने वाले बिल, ये आर्टिकल 304 में है। क्या है? राज्यों के बीच में व्यापार और वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगाने वाला विधेयक, मतलब दोनों कर पाएंगे, है ना। इसमें क्या चाहिए? आर्टिकल 304 में है, यही है, राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक, ठीक है। तो आर्टिकल 304 में बोला है जो स्टेट्स के बीच में व्यापार, वाणिज्य और ये समागम मतलब मीटिंग जो होते हैं उसको रोकने वाले विधेयक पर, उसको रोकने वाले बिल के लिए क्या राष्ट्रपति से पहले पूछना पड़ता है, ये बिल लाने के लिए आर्टिकल 304 में दिया गया है, ठीक है। और अगर दोनों सदनों में, राज्यसभा लोकसभा में अगर असहमति होती है तो ये राष्ट्रपति इनकी संयुक्त बैठक करवा देता है, आर्टिकल 308 में। संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन, आर्टिकल 108 में है। किसी अनुदान की मांग तथा राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी। ग्रांट है ना, अनुदान मतलब ग्रांट, अन्यथा नहीं। आर्टिकल 113 के सी में, आर्टिकल 113 के 3 नंबर में ये बोला गया है कि किसी ग्रांट की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, ये नहीं तो नहीं की जाएगी। अब क्या है? संसद के सदस्यों के मनोनयन का अधिकार, मनोनयन मतलब नॉमिनेशन, ठीक है। अब क्या है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति को लोकसभा में नामांकित करता है, 2 लोगों को, 2 एंग्लो इंडियन को, आर्टिकल 331। और क्या है? आर्टिकल 331। इसी प्रकार कला साहित्य और पत्रकारिता, विज्ञान, सामाजिक कार्यों के अनुभव और दक्षता वाले 12 लोगों को ये राष्ट्रपति, ये राज्यसभा में वो अपॉइंट करता है। आर्टिकल 80 के 3 में बोला गया है, 83 नहीं 80 फिर कोष्टक में लिखा है 3, 80 का 3 में, 80 के 3 आर्टिकल में बोला है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कला साहित्य वाले अपॉइंट करेगा, और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन करेगा, आर्टिकल 331 में, 331 में। कौन? राष्ट्रपति। अब क्या है? ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति, ठीक है। आर्टिकल 123, 123 अध्यादेश, 123 ऑर्डिनेंस। तो आर्टिकल 123 है ना, आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। और इसका प्रभाव ये पार्लियामेंट्री जो सेशन होता है उसके शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है। लेकिन जब राष्ट्रपति राज्य सूची, स्टेट लिस्ट के विषयों पर ऑर्डिनेंस नहीं जारी कर सकता है, तब दोनों सदन में होते हैं। जब दोनों सदन, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति कैसे जारी करता है कि जब संसद नहीं रहती है तब आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति जारी करता है। लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस रहता है संसद के जो बिल रहते हैं उसी के टाइप का रहता है, एकदम सेम वही रहता है। और इसका जो प्रभाव रहता है संसद सेशन, पार्लियामेंट्री सेशन के स्टार्ट होने के 6 सप्ताह तक रहता है ना, 6 सप्ताह तक रहेगा। संसद स्टार्ट हो गई और 6 सप्ताह तक रहेगा। लेकिन जब राष्ट्रपति स्टेट लिस्ट के विषयों पर ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकता है, कब? और जब संसद चल रही हो, संसद सेशन में हो, भंग नहीं हुई हो, तब ये राष्ट्रपति पूछेगा नहीं, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा है तब। और जब नहीं रहती है तब जब लोकसभा राज्यसभा नहीं रहती है तब ऑर्डिनेंस जारी करता है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियाँ क्या हैं? सैनिक शक्तियाँ राष्ट्रपति की,
सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहती है। इसकी राष्ट्रपति की पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति क्या है? राष्ट्रपति विदेशों के लिए एम्बेसडर की नियुक्ति करता है ना, राजदूतों की, और भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है, मतलब अप्रूवल करता है ना। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति क्लीमेंसी, ठीक है, आर्टिकल 72 आर्टिकल 72 के अंतर्गत लिखा गया है, दिया गया है। अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब प्राविलंबन और अवॉइडेंस परिहार या फिर लघुकरण रिडक्शन की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है कि ये कर सकता है। इस क्लीमेंसी में इसका जो दंड रहता है, इसकी जो सजा रहती है, उसको हटा दिया जाता है, पूर्णतः दोष मुक्त कर दिया जाएगा अगर ये क्लीमेंसी पास हो गई। रिडक्शन में जो इसकी पनिशमेंट है उसके रूप को बदलकर कम कर दिया जाता है ना, मतलब सजा कम कर दी जाती है रिडक्शन में। जैसे मृत्युदंड से चेंज हो गई किसमें? साधारण कारावास में, ठीक है। परिहार अवॉइडेंस, इसमें क्या होता है कि दंड की जो प्रकृति होती है उसमें परिवर्तन किए बिना उसके टाइम को कम कर दिया जाता है। जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष का कठोर कारावास में वो परिवर्तित कर देना, इसको बोलते हैं अवॉइडेंस मतलब परिहार। अब एक होता है प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब प्राविलंबन। इसमें क्या होता है कि दंड पर, विशेषकर मृत्यु दंड पर रोक लगाना ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। ठीक है भाई, एक बार मौका दे देगा। विराम में, जब विराम रहता है, विराम है ना, विराम रहता है तो दोषी की सजा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है। जैसे मतलब रोकना है ना, विराम। तो जैसे जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है उसकी सजा को कम कर देना, ये विराम में आता है। विशेष स्थिति यही है। अब राष्ट्रपति की जो क्लेमेंसी है, अगर राष्ट्रपति क्षमादान की याचिका पिटीशन को पहले ही रद्द कर चुका है तो दोबारा याचिका दायर नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति की इमरजेंसी आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकाल से संबंधित ये जो उपबंध है, ये भारतीय संविधान में पार्ट 18 भाग 18 के आर्टिकल 352 से 360 में मिलता है। 3 प्रकार के आपात होते हैं। पहला है युद्ध और बाह्य आक्रमण, मतलब बाहर से जब आक्रमण हो जाए तब, या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण ये वाला आपातकाल लगाते हैं। ये आर्टिकल 352 में है। अब क्या है आर्टिकल 356, ये क्या है? स्टेट इमरजेंसी। इसमें क्या है? राज्य में, स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कोलैप्स कर जाता है तब लगता है ना। इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल, है ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये होता है आर्टिकल 360 में, 360 में, आर्टिकल 360 में। इसकी जो अवधि होती है, न्यूनतम अवधि, मिनिमम जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है वो 2 महीने तक लगती है, 2 महीने, 2 मंथ्स। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से आर्टिकल 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन ये परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा। मानना है माने, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रपति आर्टिकल 111 में विधेयक को लौटाना चाहता है। ठीक है। राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग करता है या कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 है ना, आर्टिकल 111 केवल ये कहता है कि राष्ट्रपति जो बिल लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए बिना लौटा देगा। जेबी वीटो शक्ति का एग्जाम्पल क्या है? 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, है ना, डाकघर वाला, जो 1986 में हुआ था। उस पर जो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने निर्णय नहीं लिया था। ठीक है, 3 वर्ष बाद 1989 में जो अगले राष्ट्रपति आए, वेंकट रमन नाम था उनका, उन्होंने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार के लिए भेजा, लेकिन सरकार ने इसे रद्द कर दिया। भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग, यूनियन फाइनेंस कमीशन, है ना, की सिफारिशों और कैग के प्रतिवेदन या फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एससी कमीशन, है ना, और एसटी कमीशन के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, लगातार 2 बार बने। राधाकृष्णन लगातार 2 बार वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति बने और 1 बार राष्ट्रपति। तो यही है कि राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे और लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने और 1 बार राष्ट्रपति। केवल जो वराह वेंकट गिरी, वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। ठीक है, वीवी 2 बार है तो 2 बार दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हैं निर्विरोध चुने गए थे। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब आया क्या? उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। ये क्या था? उसरानी का चूस, 63 से लेके 69 तक, 63 से 69 तक उसरानी का चूस। उसे क्या है? आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 64 सा, है ना, सभापति, आर्टिकल 65 रा मतलब राष्ट्रपति का वेतन भत्ता मिलेगा, है ना, नी आर्टिकल 66 निर्वाचन का, आर्टिकल 67 कार्यकाल, चुनाव समय क्या है? यथाशीघ्र, आर्टिकल 68। ठीक है, और आर्टिकल 69 शपथ उपराष्ट्रपति का चल रही है। ठीक है, उसरानी का चूस। अब उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में है। उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति तुम अमेरिका से आए हो। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरमैन होता है। ठीक है, एक्स ऑफिशियो होता है, चेयरमैन होता है। ये आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89 में बोला गया है। ये क्या कि ये भारत का जो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट होता है, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89 में बोला गया है। ठीक है, अब जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है,
अतः इसे मतदान नहीं कर सकते। लेकिन जब बराबर हो जाता है वोट तो निर्णायक मत कर सकता है। योग्यता क्या है? 35 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए पूरी योग्यता होनी चाहिए। इनके निर्वाचक मंडल में क्या क्या होता है? आर्टिकल 66 ना, निका चूस, आर्टिकल 66 नी है ना, निर्वाचन क्या है भाई? आर्टिकल 66 निर्वाचन मंडल है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य आते हैं इसमें, और इनका चुनाव होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, मतलब अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, ठीक है, या के अनुसार एकल संक्रमणीय मत, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होता है और मतदान गुप्त होता है। कॉमन सेंस है। संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचक गण में जो इलेक्टेड एवं नॉमिनेटेड दोनों सदस्य शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, अब क्या है? उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सोवियत संघ यूएसएसआर में ये राजदूत थे। तो उपराष्ट्रपति कौन कौन हुए? पहले उपराष्ट्रपति हैं ये क्या है? राजागिरी, पाठ जत्ती, हिदाय, रामशंकर नारायण, कृष्ण भैरव, हामिद, ये सब पूरे भगवान नहीं है। पहले वाइस प्रेसिडेंट है एस राधाकृष्णन, ये 1952 से 1962 तक सबसे लंबा कार्यकाल। दूसरे उपराष्ट्रपति, दूसरे वाइस प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक, 62 से 67 तक। वीवी गिरी है तीसरे नंबर के उपराष्ट्रपति, ये 1967 से 1969 तक, 2 साल है ना। गोपाल स्वरूप पाठक आ गया, ये क्या है? 1969 से 1974 तक, 1969 से 1974 तक। फिर है 5वें नंबर के उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती, ये कब आए? 1974 से 79 तक, 74 से 79 तक। फिर है न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, ये भी बन गए उपराष्ट्रपति, ये 79 से 84 तक। फिर आर वेंकट रमन, ये बने 84 से 87 तक, 7वें नंबर के थे। ठीक है, फिर 8वें नंबर के बने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 87 से 1992 तक। फिर बने के आर नारायणन, उपराष्ट्रपति बने 9वें नंबर के, 1992 से 1997 तक। फिर 10वें नंबर में आए कृष्णकांत, ये बने 1997 से 2002 तक। फिर 11वें नंबर में आए भैरव सिंह शेखावत, 2002 से 2007 तक। फिर हामिद अंसारी आए 12वें नंबर के, ये 2007 से 2017 तक, है ना, बहुत चले। फिर आए 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, ये 2017 से अभी तक चला ही रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूएसएसआर में राजदूत थे। उपराष्ट्रपति की पदावधि, ठीक है, उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के सामने शपथ लेनी पड़ती है। ये क्या है? आर्टिकल 69 में है सब शपथ। ठीक है, उसरा निकाचूस, याद रखना, उसरा निकाचूस 63 से 69 तक। 63 में है वाइस प्रेसिडेंट, 64 में है सभापति, 65 में है राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता, ये आर्टिकल 65 में है। फिर आर्टिकल 66 में निर्वाचन इसका कैसे होगा। फिर आर्टिकल 67 में इसका कार्यकाल दिया है उपराष्ट्रपति का। आर्टिकल 68 में दिया है चुनाव समय अगर नहीं है ये तो यथाशीघ्र करवा लो, है ना, इसका ये आर्टिकल 68 में बोला है। ठीक है, और आर्टिकल 69 में बोला है उपराष्ट्रपति का शपथ, यही राष्ट्रपति के सामने शपथ लेगा, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसके द्वारा चुने हुए जिसको वो नियुक्त करता है। उपराष्ट्रपति की पदावधि आर्टिकल 67 कार्यकाल है ना, पदावधि कार्यकाल, ये आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। पदावधि क्या होती है? आर्टिकल 67 5 वर्ष की पदावधि होती है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर करके अपना पदत्याग कर सकता है। उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को पदत्याग करेगा लेटर देके। ठीक है, आर्टिकल 67 का ए में बोला गया है। आर्टिकल 67 में बोला गया है कि 5 साल का कार्यकाल होगा उपराष्ट्रपति का। फिर आर्टिकल 67 ए में बोला गया है कि अपना पदत्याग राष्ट्रपति को लेटर लिख के करेगा। ठीक है, पदत्याग कर देगा हस्ताक्षर सहित। फिर क्या है? उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत ने जब पारित किया है, जिससे लोकसभा भी सहमत है, तो अगर ये सब कंडीशन आ रही है तो इसको अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन 14 दिन पहले बताना पड़ेगा उपराष्ट्रपति को कि भाई तुमको हटाने वाले हैं। ये सब आर्टिकल 67 में है। ठीक है, आर्टिकल 67 बी में है ना, आर्टिकल 67 खा में, आर्टिकल 67 बी में बोला है ये कि अगर राज्यसभा में बहुमत से उपराष्ट्रपति के खिलाफ ये बिल पास हो गया है फिर ये और उससे लोकसभा भी सहमत है तो क्या है? हटा दिया जाएगा राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देके, हटा दिया जाएगा 14 दिन पहले सूचना देके। ये आर्टिकल 67 बी में बोला गया है। अब क्या? उपराष्ट्रपति के पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक पद धारण करा होता है जब तक कि कोई इसका उत्तराधिकारी नहीं बन जाता है, जब तक कि कोई और नहीं आ जाता है। ये आर्टिकल 67 सी में बोला गया। ठीक है, क्या है? उपराष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसके जगह कोई और ना आ जाए। ये आर्टिकल 67 सी में बोला गया है। अब क्या है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो विवाद होता है उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और निर्वाचन अवैध अगर हो गया तो वो जो कार्य किया रहेगा वो अवैध नहीं होता। ठीक है, राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर जो उपराष्ट्रपति रहता है वह राष्ट्रपति की हैसियत से काम करेगा। ये आर्टिकल 65 में बोला गया है। ठीक है, बोला था ना आर्टिकल 65 उसरा निकाचूस 67 से 69 तक उसरा निकाचूस। तो इसमें क्या बोल दिया है? आर्टिकल 65 में बोल दिया है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा। ये आर्टिकल 65 में बोला है। ठीक है, लेकिन क्या है कि ऐसा कंडीशन आए तो सिर्फ 6 महीने तक ये मान्य रहेगा। ठीक है, इस दौरान राष्ट्रपति का दोबारा चुनाव करवा लेना आवश्यक है। राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति, तो यही आर्टिकल 97 में बोला है कि वाइस प्रेसिडेंट जब राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो वो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति नहीं कहलाएगा तब। तो राज्यसभा के सभापति के वेतन और भत्ते का हकदार नहीं होगा। यही सब आर्टिकल 97 में बोला है, नोट में लिखा है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ये आर्टिकल 74 में बोला है कि एक मंत्रिपरिषद होगी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। ये आर्टिकल 74 में बोला है। ठीक है, और उसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ये जैसे सब आर्टिकल
74 में बोला है। अब क्या है, संविधान के आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 75 आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके, ठीक है, लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% या इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, सिर्फ 15% होगी। जितने भी मंत्री रहेंगे ना, लोकसभा में जितने सदस्य हैं उनका 15%, कुल सदस्यों की संख्या का 15%, इतना ही रह सकता है इसमें मंत्री, इसके मंत्री परिषद में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से 15% लोग रह सकते हैं। ये आर्टिकल क्या है, ये 91 संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, ठीक है, 91 ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये बिल 2003 का है, ठीक है। इसमें बोला गया कि सिर्फ 15% होगा लोकसभा की कुल संख्या का, 15% इसके मंत्रिपरिषद में हो सकते हैं, ठीक है। ये कब किए थे, 91 संविधान संशोधन हुआ था, 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, ठीक है। अब आर्टिकल 75(2), आर्टिकल 75(2) है ना, कोष्टक में लिखा है 2, इसमें क्या बोला है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करेगा। ये कहा है यार, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये है मतलब क्या है, आर्टिकल 75(2) में, 75 है कोष्टक में 2 लिखा है ना, 75(2), ठीक है। आर्टिकल 75(2) के अनुसार मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक काम करेगा। और आर्टिकल 75(3) इसमें क्या बोला है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होती है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 75(3) इसमें बोला है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा स्पीकर के प्रति उत्तरदायी रहती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। तो अब क्या है कि पद ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने शपथ लेनी पड़ती है। ये आर्टिकल 75 के 4 में बोला है। आर्टिकल के 75 के 4 में बोला है कि प्रधानमंत्री और उसके जो मंत्रिपरिषद के सदस्य रहते हैं उसको शपथ लेनी पड़ती है राष्ट्रपति के सामने, ये बोला है आर्टिकल 75(4) में, ठीक है। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य, नहीं तो पद छोड़ना पड़ जाएगा। ये 75(3) में बोला है, आर्टिकल 75 के 5वें में, ठीक है। क्या बोला है कि मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि वो व्यक्ति संसद के कोई भी सदन का एक मेंबर रहना चाहिए पहले से, अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर बन जाए, नहीं तो निकल ले। सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान मिलता है, ठीक है। लोकसभा में यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित करे, तो अगर ये पास हो जाए तो पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री सहित सब पिलर जाएंगे, सबको त्याग पद देना पड़ेगा। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, राज्य मंत्री स्टेट मिनिस्टर्स, और उप मंत्री वाइस मिनिस्टर्स। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं और प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, ये प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिला के मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, लेजिस्लेचर का, ठीक है। इसमें ये राज्य मंत्री और उप मंत्री को लेजिस्लेचर में नहीं आते, सिर्फ कैबिनेट मंत्री आते हैं मेन वाले, रक्षा मंत्री, यही सब, फाइनेंस मिनिस्टर, इन लोग। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, राष्ट्रपति को संसद का सत्र स्टार्ट करने और खत्म करने संबंधी परामर्श देता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है ना परामर्श। लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश भी राष्ट्रपति से करता है, पीएम, ठीक है। प्रधानमंत्री जो है सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है कि हाँ भाई ये ऐसा होगा, सबको बताएगा पीएम। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय एकता परिषद, नेशनल इंटीग्रेशन कमीशन, ये है 1961 में बना था। और क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल, ये आर्टिकल 263 में है। और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, ये 1983 में बना था। इन सब का प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। किसका? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय एकता परिषद का होता है प्रधानमंत्री, इंटरस्टेट काउंसिल जो आर्टिकल 263 में है इसका भी अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ये 1983 में बनी थी, 1983 में, इसका भी अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, सबका होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच, प्रधानमंत्री जो है बीच का है, ठीक है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की एक कड़ी होता है, ये आर्टिकल 78 में बोला है, 78 में। आर्टिकल 78 में बोला है कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच का संवाद की मुख्य कड़ी रहती है, आर्टिकल 78 में बोला है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, अटर्नी जनरल, ये आर्टिकल 76 में है, ठीक है, आर्टिकल 76 में अटर्नी जनरल है। और क्या है, प्रधानमंत्री ये सबकी सलाह देगा, सिर्फ सलाह देगा, है ना। तो और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक मतलब कैग, ये आर्टिकल 148 में है। और क्या है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, है ना, ये क्या है 1926 में बना था, भाग 14 में दिया है, ये पार्ट 14 में। और क्या है, चुनाव आयुक्त, है ना, इलेक्शन कमिश्नर का अध्यक्ष, और इनके सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिर्फ पीएम जो है परामर्श देता है राष्ट्रपति को, ठीक है। अब क्या था, चुनाव आयुक्त आया था ना, इलेक्शन कमीशन, ये 1950 में वो स्थापित हुआ था ना, ये आर्टिकल 324 में, चुनाव आयोग 324 में, चुनाव आयोग 324 में। और क्या था, वित्त आयोग का अध्यक्ष है ना, इसको नियुक्ति करने का सिर्फ सलाह देगा पीएम, वित्त आयोग के अध्यक्ष को, फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष को, फाइनेंस कमीशन।
प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह भी दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल लेजिस्लेचर को बर्खास्त कर सकता है। कौन? वह मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है। कौन? प्रधानमंत्री। और अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। मतलब खुद त्यागपत्र देगा तो पूरे मंत्री फैला जाएंगे, सब बर्खास्त हो जाएंगे। अब क्या है, प्रधानमंत्री की काउंसिल है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। जब प्रधानमंत्री त्याग देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी काम नहीं करते। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की मृत्यु और त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही खत्म हो जाती है, विघटित हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का था, 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन, 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन तक पद पर बने रहे, टिके रहे। ठीक है, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ऐसी प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी की 2 अलग अलग टाइम पे पीएम रही थी। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो राज्यसभा की सदस्य थी। ठीक है, और चरण सिंह जो प्रधानमंत्री थे वो लोकसभा में कभी चरण नहीं रखे, है ना, कभी उपस्थित ही नहीं हुए और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल हो गए। कौन? विश्वनाथ प्रताप सिंह के ऊपर किसी को विश्वास नहीं था, तो ये विश्वास मत प्राप्त करने में असफल हो गए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर थे अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन। ये भारत के प्रधानमंत्री पहले थे जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक। दूसरे थे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 66 तक। तीसरे थे इंदिरा गांधी 1966 से 77 तक। चौथे थे मोरारजी देसाई, चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक। फिर चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री 5वें नंबर के बने, ये 1979 से 1979 से 1980 तक। फिर राजीव गांधी 7वें नंबर पे 1984 से 1989 तक। विश्वनाथ प्रताप सिंह 8वें नंबर के प्रधानमंत्री 1989 से 90 तक। ठीक है, फिर 9वें नंबर के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, ये 1990 से 1991 तक। 10वें नंबर के पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक। फिर अटल बिहारी वाजपेयी, ये कहा था 14 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। ठीक है, कितने दिन थे? 13 दिन, यही है 13 दिन वाला। और क्या है, 12वें नंबर के प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा, ये 1996 से 1997 तक थे। फिर आए इनके बाद आई के गुजराल 1997 से 1998 तक। फिर 14वें नंबर के अटल बिहारी वाजपेयी फिर आए 1998 से 1999 तक। ठीक है, ये कब था? 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक। ठीक है, ज़्यादा ठीक है। फिर 15वें नंबर के यही बने अटल बिहारी वाजपेयी 1999 से 2004 तक। ठीक है, 16वें नंबर के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे 2004 से 2014 तक। फिर 17वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी 1914 से अभी तक, और पता नहीं कब तक। सबसे लंबा कार्यकाल 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन का था जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। ठीक है, लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, ये 4 नहीं रखे थे लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, इसके ऊपर विश्वास नहीं था। पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। कौन? पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री। ठीक है, सबसे छोटा कार्यकाल प्रधानमंत्री का 13 दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी। और पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य थे। कौन? HD देवगौड़ा। और 3 प्रधानमंत्रियों नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, इनकी मृत्यु अपने पदावधि के दौरान हुई थी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री की 11 जनवरी 1966 को पाकिस्तान से बाहर उज्बेकिस्तान ताशकंद में इनका निधन हो गया था। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के और राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक एवं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, सब जानते हैं। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का था, ये 32 साल तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे। सबसे लंबी अवधि तक एक ही डिपार्टमेंट का कार्य संभालने वाले केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, प्रधानमंत्री सचिवालय कैबिनेट सेक्रेटरीट, ये क्या है? मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। ठीक है, इसका प्रशासनिक प्रमुख एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ये कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, कैबिनेट सचिव। ठीक है, कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, एक्स ऑफिशियो होता है। ठीक है, मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है, यही मंत्रिमंडल सचिवालय। और यही मंत्रिमंडल सचिवालय विभिन्न मंत्रालयों के बीच ये समन्वय स्थापित करता है, जोड़े रखता है। ठीक है, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ना कि मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा। वित्त मंत्रालय करता है ना, पैसे देगा वित्त मंत्रालय सबको। ये क्या है? संघीय संसद आ गया। सरला क्या है? संसद, राज्यसभा, लोकसभा। सरला 79, 80 और 81 सरला है ना। तो 79 का संसद, 80 का 80 का राज्यसभा, 81 का लोकसभा, सरला है ना। 79, 80 और 81 सरला। ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन होता है, आर्टिकल 80 में है। राज्यसभा के सदस्य की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है, 250। ठीक है, राज्यसभा की संरचना किसमें दिया है? आर्टिकल 80 में, यही जो बता रहे हैं सरला।
वर्तमान समय में 245 है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये आर्टिकल 80(3) में बोला गया है। आर्टिकल 80 के 3rd में बोला गया है। क्या बोला गया है कि कला विज्ञान साहित्य में ये राज्यसभा चुनेंगे ना, तो यही राज्यसभा में राष्ट्रपति चुनेंगे, यही आर्टिकल 80 के 3 में बोला गया है। ठीक है, और जो शेष जो 233 बचते हैं वो संघ की इकाइयों को रिप्रेजेंट करते हैं सब जगह के राज्यों के। तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए 30 साल चाहिए, है ना, 30 साल के होने चाहिए। एक राज्यसभा जो है स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होते, डिसॉल्व नहीं होता। इसका कार्यकाल 6 साल का होता है और 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये आर्टिकल 83 के 1 में बोला गया है। आर्टिकल 83 के 1 में ये बोला गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का रहता है और 1/3 सदस्य 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये आर्टिकल 83 के 1 में बोला गया है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या स्टेट में, है ना, कितनी कितनी है? उत्तर में 31 है, उत्तर प्रदेश में 31 है, सबसे ज़्यादा ना, उत्तर 31, राज्यसभा का बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में 31 है, महाराष्ट्र में 19 है, उत्तर प्रदेश में 31 है, महाराष्ट्र में 19 है। ठीक है, ये 19 ज़्यादा ही है ना, सेकंड नंबर में है। पहले नंबर में यूपी है, 31 है, उत्तर प्रदेश में 31 है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है, ताला 18 पढ़ ले, तमिलनाडु में 18 है, तारा 18 ये राज्यसभा सीटें हैं। बिहार और बिहार बंगाल है, बम्बी बिहार बंगाल बिहार बम्बी में 16, बम्बी 16 राज्यसभा की संख्या 16, राज्यसभा सीट है 16 बम्बी में, बंगाल और बिहार में 16, तमिलनाडु में 18 है, ताला 18, महाराष्ट्र में 19 है, यूपी में सबसे ज़्यादा है 31, ठीक है, और बम्बी में, बंगाल बिहार में 16, कर्नाटक में 12, कन्ना 12 सुने, कन्ना 12, हाँ ये वही है, कर्नाटक 12 है ना, कर्नाटक 12, यह राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बता रहे हैं। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात, आगुम है ना, आगुम, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, आगुम है, मगुआ पढ़ ले, मगुआ, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश, मगुआ, इसमें 11 है, मगुआ में 11 है, 11 राज्यसभा सीटें हैं मगुआ में, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में 11 है। ठीक है, उड़ीसा, रजौड़ी पढ़ ले, रजौड़ी में 10 है, राजस्थान और उड़ीसा में 10 है। ये राज्यसभा के सदस्यों की संख्या चल रहा है, रजौड़ी में 10 है, राजस्थान और उड़ीसा में 10 है, केरल में 9 है, केरल 9, K9, ठीक है, K9, केरल 9, पंजाब सम में 7 है, पंजाब और असम में 7 है, K9 में, केरल में 9 है, K9, केरल में 9 है, उड़ी राज है ना, रजौड़ी में 10 है, ये राजस्थान और उड़ीसा में 10 है, मगुआ मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में 11 है, कर्नाटक में 12 है, कन्ना 12, ठीक है, और बम्बी में 16 है, बंगाल और बिहार में 16 है, तमिलनाडु में 18 है, ताला 18, महाराष्ट्र में 19 है, यूपी में 31 है। ठीक है, अब क्या है कि तेलंगाना में 7 है ना, 7 दिन तेलंगाना देख भाई, पंजासम ते है ना, ये पंजासम लिख दे, पंजासम तेल, ठीक है, तेलंगाना, पंजाब और असम है ना, पंजासम तेल, ये सब में 7 है, तेलंगाना में 7 है ना, 7 से 7 है, तेलंगाना में 7 है, ये 7 है ना, तेलंगाना में 7 है, पंजासम में 7 है, K9, केरल का 9 है। ठीक है, झारखंड छक्का है, 6 है ना, झारखंड में 6 है, ये राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, राजस्थान अब मुंह से निकल ही गया तो सुन ही ली, राजस्थान में राज्यसभा के 10 है, राजस्थान और उड़ीसा में 10 है। ठीक है, तेलंगाना में 7 है, झारखंड छक्का है, 6 है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या झारखंड से। छत्तीसगढ़ और हरियाणा में ना, हरी छत्ती में 5 है, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में 5 है, हिमाचल में 3 है, हिमाचल और उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 3 है। ठीक है, अब ये क्या है, नागालैंड मेघामढ़ी है ना, देख भाई, त्रिपुरा मेघामढ़ी मजा, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इन सब में 1-1 है ना, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या सीट। ठीक है, 1 है, किसमें त्रिपुरा मणि मेघा मजा मतलब मिजोरम, नंगा मतलब ये नागालैंड, ठीक है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इन सब में 1-1 है। जम्मू कश्मीर में 4 है राज्यसभा सीट, पांडिचेरी में 1 है राज्यसभा सीट और दिल्ली में 3 है राज्यसभा सीट। ठीक है, राज्यसभा के पहले उपसभापति डिप्टी चेयरमैन SV कृष्णमूर्ति राव थे। राज्यसभा के पहले उपसभापति डिप्टी चेयरमैन SV कृष्णमूर्ति राव थे। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन आर्टिकल 89 में दिया गया है, आर्टिकल 89 में, ठीक है, अनुच्छेद 89 में दिया गया है, राज्यसभा का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। अब है क्या, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का चेयरमैन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। अब क्या है, राज्यसभा सदस्य को अपने उपसभापति चुनेगी, अपने ही सदस्य को राज्यसभा सभापति बनाएगी, है ना, उपसभापति बनाएगी, उपसभापति डिप्टी चेयरमैन, क्योंकि सभापति तो वाइस प्रेसिडेंट रहता है। ठीक है, और जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को डिप्टी चेयरमैन उपसभापति चुनेगी। उपसभापति डिप्टी चेयरमैन का पद जो है रिक्त होना और उसका पद त्याग करना और पद से हटाया जाना, ये सब आर्टिकल 90 में दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होगा। उपसभापति डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता तो अपना पद रिक्त कर देगा, अगर नहीं रहता है, सदस्य नहीं है अगर राज्यसभा का, तो अपना पद रिक्त कर देगा, कॉमन सेंस है। सभापति चेयरमैन को संबोधित करके अपना त्याग पत्र देगा। राज्यसभा के तत्कालीन
सदस्यों के बहुमत से पारित अगर संकल्प हो जाए तब उसको हटा देंगे, परंतु संकल्प को प्रस्तावित करने से पहले 14 दिन पहले उपसभापति को डिप्टी चेयरमैन को बताना पड़ेगा कि हाँ भाई तुम निपटने वाले हो। और जब सभापति या उपसभापति, चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन, ये राज्यसभा का चल रहा है ना, को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब पीठासीन नहीं होगा, मतलब कोई ना बैठेगा। जब सभापति या उपसभापति, ये दोनों है ना, या लगा है, जब सभापति या फिर उपसभापति दोनों को अपने पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है, मतलब तुमको हटाने वाले हैं, सब दे चुके हैं, ठीक है, तो वो चेयर ये नहीं बनेगा, अभी पीठासीन नहीं होगा, नहीं बैठेगा, है ना। ये आर्टिकल 92 में बोला है, ठीक है। अब क्या बोला है कि मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं रहती भाई, लोकसभा है बस, है ना, क्योंकि वही मंत्री हैं, राज्यसभा में थोड़ी ना चुन के आते हैं, विधानसभा वाले चुनते हैं ये राज्यसभा को। आर्टिकल 249 है ना, 250 से एक कम, आर्टिकल 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करे और घोषित करे कि राज्य सूची या स्टेट लिस्ट में उल्लेखित कोई भी विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून बना सकती है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से ज़्यादा प्रभावी नहीं रहेगा, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार 1 साल तक बढ़ा सकती है। केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2 तिहाई सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार है, केवल राज्यसभा को। यह आर्टिकल 312 में बोला गया है, राज्यसभा को अधिकार है आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा के सृजन का बनाने का। धन विधेयक, मनी बिल, धन विधेयक, मनी बिल, आर्टिकल 110, धन विधेयक आर्टिकल 110 में है, ठीक है, मनी बिल बोलते हैं इसको। तो क्या बोला है इसमें कि जो मनी बिल है वो राज्यसभा में दोबारा स्थापित नहीं किया जाएगा, मतलब दोबारा नहीं भेजेंगे राज्यसभा। मतलब क्या है इसका मतलब है कि पहली बार में उसको पास कर देना, नहीं करेगा तो पारित हो ही जाता है। ये आर्टिकल 109 के 1 में बोला है, आर्टिकल 109 के 1 में बोला है यही कि जो मनी बिल है वो राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं होगा, दोबारा नहीं आएगा। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है, मानने का अधिकार लोकसभा बाध्य नहीं है, मानेगा कोई दिक्कत नहीं। राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है, वापस लौटा दे, नहीं तो मनी बिल पास समझा जाता है, ठीक है। और राज्यसभा धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है और न ही कोई संशोधन कर सकती है, कोई मतलब नहीं है राज्यसभा का मनी बिल से। अब क्या है, राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन स्टार्ट करवाता है, ठीक है। राज्यसभा के एक सत्र के अंतिम बैठक और अगले सत्र के स्टार्ट में कम से कम 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं रहना चाहिए। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई थी। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं करते कौन कौन, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, ठीक है, दमन दीव और लक्षद्वीप, ये सब नहीं करते राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, यहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं है ये राज्यसभा का। कहाँ, अंडमान, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप, ठीक है। अब लोकसभा आ रहा है, लोकसभा की संरचना है आर्टिकल 81 में, याद कर, सरला 79, 80 और 81, सरला संसद, राज्यसभा और लोकसभा 79, 80 और 81, है ना, 79, 80 और 81, ठीक है। लोकसभा का क्या है, लोकसभा आर्टिकल 81 में है ना, लोकसभा 81 में, आर्टिकल 81 में लोकसभा संसद का प्रथम और निम्न सदन होता है। इसका जो चेयरमैन करने के लिए इसका एक स्पीकर होता है, ठीक है, इसमें एक स्पीकर होता है। लोकसभा पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, कौन, लोकसभा, ठीक है। ये आर्टिकल 93 में बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 93 में बोला है कि लोकसभा पहली बैठक के पश्चात 2 सदस्यों को चुनेगी, कौन कौन, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, ठीक है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 बनाई गई थी, 500 निश्चित की गई थी और अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। इसमें 530 सदस्य जो है राज्य के निर्वाचन से चुन के आएंगे, ठीक है, और 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों को आर्टिकल 331 के तहत मनोनीत कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है, कौन, राष्ट्रपति। और वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, जिसमें 524 लोग चुन के आए हैं और 28, जिसमें से 524 लोग 28 राज्यों से और 19 सदस्य 8 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश से आए हैं। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन लोकसभा में राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, आर्टिकल 331 में, आर्टिकल 331 में बोला है। आर्टिकल 93 में बोला है कि लोकसभा पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र जल्दी से ही 2 सदस्य को चुनेगा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को, ये आर्टिकल 93 में बोला है, ठीक है। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी, लेकिन अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, ठीक है। अभी का हिसाब ये चल रहा है कि अभी 545 सदस्य हैं लोकसभा में, 524 सदस्य 28 स्टेट से आए हैं और 19 सदस्य 19 जो बाकी मेंबर्स हैं लोकसभा के, ये 8 यूनियन टेरिटरी से आए हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश से आए हैं। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, यह आर्टिकल 331 में बोला है। नए परिसीमन डिलिमिटेशन के बाद लोकसभा में SC अनुसूचित जाति के लिए 84 स्थान और अनुसूचित जनजाति ST के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं लोकसभा में, आर्टिकल 330 में बोला गया है ना, 84 47 SC ST लोकसभा में 84 47, ठीक है, 84 47 SC ST, ये आर्टिकल 330 में इनका आरक्षण है, 84 47 SC ST, ठीक है। अब सन 2000 में क्या हुआ, 84th अमेंडमेंट बिल ये पास हुआ, ठीक है, 2001 में 84th अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, 84वां संविधान संशोधन 2001 में पारित हुआ। इसमें क्या बोला
इसमें बोला कि लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें 2026 तक चेंज नहीं होंगी। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा 18 साल की उम्र, अरे यही होता है, ठीक है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अकॉर्डिंग क्या है कि 18 वर्ष पे वयस्क माना जाएगा। लोकसभा में SC आर्टिकल 330 है ना, और ST आर्टिकल 332 के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 330 में किया है SC का, और आर्टिकल 332 में किया है, आर्टिकल 332 में किया है ST का। ये लोकसभा में, ठीक है, आरक्षण है। और प्रावधान प्रारंभ में 10 साल के लिए था, लेकिन 10 साल करके बढ़ाया गया है। अभी क्या था, 95 संविधान संशोधन 2009 में हुआ था, ये इसमें क्या था कि अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ाया गया था। लेकिन अभी 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि अनुच्छेद 334 का में संशोधन किया है। अनुच्छेद आर्टिकल 334 आर्टिकल 334 के का में आर्टिकल 334A में संशोधन करते हुए लोकसभा तथा राज्यसभा में और विधानसभा में SC ST का आरक्षण प्रावधान और 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। कब तक के लिए? 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी 104 सुन लिया तो 105 भी सुन ले भाई। संविधान संशोधन क्या हुआ इसमें? बिल कौन सा था? 127वां। लेकिन संशोधन कौन सा है? अमेंडमेंट कौन सा है? 105वां। इसमें क्या है कि राज्यों को अपने यहाँ सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े, मतलब SEBC, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की पहचान करने का अधिकार मिल गया है राज्यों को, ठीक है। 105वां संशोधन, लेकिन बिल था 127वां। हाँ भाई, राज्यसभा के सदस्य जो प्रधानमंत्री बने, मतलब वो राज्यसभा में थे लेकिन प्रधानमंत्री बन गए, इंदेगुम बोलना है, इंदेगुम, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य जो प्रधानमंत्री बन गए, इंदेगुम। इंदिरा गांधी, देवगौड़ा, गुजराल और मनमोहन सिंह, ये राज्यसभा के सदस्य थे लेकिन PM बन गए, ठीक है। इंदिरा गांधी 1966 से 67 में, HD देवगौड़ा 1996 से 97 में, IK गुजराल 1997 से 98 में, और मनमोहन सिंह 2004 में, ठीक है। संसद भवन के बारे में क्या बताया है? संसद भवन गोला है, ये तो पुराना वाला संसद भवन है, अब तो नया वाला चलेगा भाई। पहले पुराना वाला तो सुन ले। एक वृत्ताकार भवन है, क्या है इसका डिजाइन? जो आर्किटेक्ट था वो एडविन ल्यूटियंस था, और सर घंटा का सर हर्बर्ट ब्रेकर, ठीक है, और एडविन ल्यूटियंस, ये दोनों आर्किटेक्ट थे, डिजाइन तैयार किए थे संसद भवन का। 1913 में तैयार किया गया था इसका डिजाइन, और संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। संरचना की बाहरी जो ये क्या सरकमफेरेंस है वो 144 ग्रेनाइट पत्थर के स्तंभ पर टिकी हुई है। हाँ भाई, पुराना संसद भवन जो है वो फरवरी 2021 में, उसको 100 साल पूरे हो गए ना। पुराने संसद भवन का शिलान्यास कब हुआ था? 14 फरवरी 1921 को, लेकिन जो संसद का कार्य है वो 6 साल बाद 1927 से चालू हो गया था। तो भारत का पुराना संसद 100 साल पुराना हो गया है। अब क्या है, नया संसद बन गया है, तो अब क्या मना है भाई, इसमें देख लो भाई, ठीक है। तो भारत के नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी गई, और ये कहाँ पर है? दिल्ली में है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी। इनका नए संसद भवन का डिजाइन जो तैयार किया है वो हसमुख पटेल हसमुख C पटेल, इसने डिजाइन तैयार किया है नए संसद भवन का। और ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ नया संसद भवन? 64,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत के नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के प्रोजेक्ट के अंतर्गत हो रहा है। संसद भवन का निर्माता टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है। संसद भवन में राज्यसभा में कुल 386 सदस्य बैठने की व्यवस्था की गई है। नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में टोटल 386 लोग 386 लोग बैठ सकते हैं। भारत के नए संसद भवन में संयुक्त सत्र में टोटल मिला के 1224 लोग बैठ सकते हैं। भारत के नए संसद भवन के संयुक्त सेशन में, मतलब टोटल जब लगेगा ना, दोनों सेशन इकट्ठा लगेगा, तब टोटल मिला के 1224 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन राज्यसभा में टोटल 386 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। नए संसद भवन का उद्घाटन भारत की आज़ादी के 75 वर्षों बाद किया जाएगा, अब देख जब तक में बन जाए। नए संसद भवन का निर्माण में 971 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, और इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल शेप। नए संसद भवन की लोकसभा सदन में टोटल 888 लोग 888 लोग नए संसद भवन की लोकसभा सदन में बैठने की व्यवस्था 888 लोग की गई है। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 2022 में किया जाएगा। देख अब जब हो। नए संसद भवन में 4 मंजिल है। नया संसद भवन 4 मंजिल है। पुराने संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था 1927 में, और उसका डिजाइन जो है एडवर्ड ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया था।
वेतन निर्माण सांसदों का वेतन निर्माण सांसद ही करता है भाई, है। और वर्तमान में लोकसभा के 545 सदस्य हैं और राज्यसभा के 245। और संसदीय सभा ब्रिटेन से ली गई है, सब जानते हैं। पुराने संसद भवन के निर्माण में खुद ही 83 लाख रुपया खर्चा हुआ था। और संसद के गठन का प्रावधान 79 में है, सबको पता है। पुराने संसद की नींव 1921 में पड़ी थी और 28 जनवरी 1927 से 27 में पुराने संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? अस्थायी संसद कब तक भारत में रही थी? 17 अप्रैल 1952 तक। और संविधान लागू होने के बाद पहली जो त्रिशंकु सरकार, लेम डक, है ना, लेम डक पार्लियामेंट जो बनी थी, नहीं हंग पार्लियामेंट बोलते हैं इसको, सॉरी है, हिंदी में लिखा है भाई। संविधान लागू होने के बाद पहली जो थी त्रिशंकु सरकार, क्या बोला था अभी, त्रिशंकु सरकार, हंग पार्लियामेंट 1989 में पहली बार बनी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले, डीडी आइजनहोवर 1959 में आया था, बोला था। जिमी कार्टर 1978 में आया था। बिल क्लिंटन सन 2000 में आया था, सन 2000 में। और बराक ओबामा आया था 2010 में, ठीक है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आए लेकिन संसद नहीं पहुंचे, रिचर्ड निक्सन 1969 में। चूतिया, ऊपर वालों को घुसने दे दिया, बहुत बड़ी बात है। रिचर्ड निक्सन आया था लेकिन ये संसद नहीं पहुंचा 1969 में। जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2006 में आया था लेकिन इसको घुसने नहीं दिए रहे, भगा दिया होगा, भाग यहाँ से। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है बाहरी दिल्ली, है ना, पता नहीं कौन सी दिल्ली है, बाहरी दिल्ली लिखा है। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप, ठीक है। इसमें क्या 39,000 लोग हैं। क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है लद्दाख का, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है चांदनी चौक का। ये कितना है, 10.59 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। लोकसभा के सदस्यों के लिए योग्यता है, रुक, पहले लोकसभा है कितनी सीटें हैं स्टेट में वो देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है 80 यूपी में, ठीक है। और महाराष्ट्र में 48, 80-48, सबसे पहले 80-48 बोल रहे, वहाँ भी यही था राज्यसभा में, ठीक है। तो यूपी और महाराष्ट्र में 80-48 है। यूपी 80, ठीक है, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29, ये तो रटना ही है, मध्य प्रदेश 29, ठीक है।